हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। तो ये अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था बेटा, जिसमें अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। अब एक डेरिवेशन और है, वो देख लेते हैं फटाफट। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो रिकमेंडेशन यही होगा आपको कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें चैप्टर के, तभी आपको ये आगे का हिस्सा समझ में आएगा और फिर तभी कनेक्शन बनेगा बढ़िया सा। तो अब हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। क्या होगा देखते हैं, समझते हैं। सपोज अपने पास एक कंडक्टर है इस तरीके से एल लेंथ का, और अपन ने इसको एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है ऐसे। इस कंडक्टर का एरिया है कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी लेफ्ट साइड में, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसी वेलोसिटी को अपन ने क्या बोला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर करंट चलेगा आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी। इन दोनों में क्या रिलेशन है ये हमें पता लगाना है। तो इसमें अपन कुछ चीज़ें पहले ही डिफाइन कर देते हैं। जैसे स्मॉल एन जो है एन, एन को अपन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन। ठीक है, तो 2 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 2n। 3 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 3n। इसी प्रकार से ए अपन ने बता ही दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये इसका बेस एरिया इंटू लेंथ करके, एरिया इंटू लेंथ कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो गया बेटा, ए इंटू एल मीटर क्यूब। ठीक है, ये मीटर क्यूब भी लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एन। तो ए एल मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा लो। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एन इंटू ए एल। समझ वही मेरी बात। 1 मीटर क्यूब में कितने थे, एन थे। तो ए एल मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो एन इंटू ए एल। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई जितना होता है, ई का मतलब 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, माइनस साइन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर ई चार्ज है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एन ई ए एल, ये हो जाएगा। इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के पास कितना चार्ज है, ई इंटू एन ए एल, जिसको हम डेल्टा क्यू बोल रहे हैं। तो डेल्टा क्यू हमारा हो गया ई इंटू एन ए एल। यहाँ तक बात समझ में, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सपोज इन चार्जेस को लेफ्ट से राइट जाने में, है ना, लेफ्ट फेस से राइट फेस तक जाने में मान लेते हैं अपन के डेल्टा टी समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो एल डिस्प्लेसमेंट कवर करना है इनको कितने समय में, डेल्टा टी, और इनकी वेलोसिटी कितनी है, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये चल रहे हैं। तो हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, एल, और टाइम इज इक्वल टू डेल्टा टी। और वेलोसिटी कौन सी लेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी कितना समय लगा इनको इधर से इधर आने पे, तो इसको डेल्टा टी को इधर ले जाते हैं, वी डी को इधर ले जाते हैं अपन। तो अपना डेल्टा टी कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा टी अपन को मिल जाएगा एल अपॉन वी डी। देखो वही लिखा हुआ है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, एल अपॉन वी डी। टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मेरे पास डेल्टा क्यू पता चल गया, डेल्टा टी पता चल गया। तो डेल्टा क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ तक इतने समय में आपको क्रॉस कर जाएगा, डेल्टा टी समय में, है ना। तो करंट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या था, पढ़ा था अपन ने, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, ये रही, और डेल्टा टी की वैल्यू भी अवेलेबल है, ये रही। बस दोनों को यहाँ पे रख दो तो करंट का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा क्यू की जगह मैंने लिखा E इंटू एन
ए एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना निकला, एल बाय वी डी। तो एल और ये चला जाएगा वी डी ऊपर, वी डी ऊपर चला जाएगा, ये एल से ये वाला एल कट जाएगा, तो आपको जो आई है वो कितना मिलेगा, एन ई ए वी डी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। बहुत बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब इसमें एक एक चीज़ का मतलब ठीक से समझ लो। ये n का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ये बताएगा। E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I का मतलब है यहाँ पे करंट। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा डेरिवेशन पूरा हुआ है यहाँ पे। I इज इक्वल टू एन ई वी डी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब एक तो छोटी छोटी डेफिनेशन अपन लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको आ रही है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अपने पास कोई भी वायर है, कोई भी वायर है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका कुछ एरिया होगा ये, ठीक, ये एरिया मान लेते हैं ए, और सपोज इसमें से ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है ना। तो करंट डेंसिटी जे को कैसे डिफाइन किया है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। जे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई बाई ए। क्लियर। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। करंट की क्या होती है, एम्पियर, और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में ध्यान अपन को ये रखना है बेटा कि जो एरिया होगा ना, एरिया वो करंट के नॉर्मल होना चाहिए, मतलब करंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट ऐसे चल रहा है तो एरिया ऐसा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये करंट और एरिया नॉर्मल होने चाहिए दोनों, तब अपन ये फॉर्मूला लगा लेंगे। और यूनिट अपन ने चेक कर ही ली, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कई बार सवाल ऐसे भी आ जाता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा करंट डेंसिटी। अब ये कैसी क्वांटिटी है, खास बात ये है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अब इसकी डायरेक्शन बोलेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ जे क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस तरफ करंट चल रहा है या जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ अपन जे की डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, ये बात हो गई। अब इसमें अगर अपन ध्यान से देखें बेटा इस फॉर्मूले में, तो जे वेक्टर है, आई तो स्केलर है और एरिया भी वेक्टर है। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है। तो हम इसको अगर ऐसे लिख देना, ऐसे लिखना गलत होता है इसको, आई अपॉन ए वेक्टर अगर मैं लिख दूँ, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक। तो स्केलर को वेक्टर से डिवाइड अपन नहीं कर सकते। अब इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा, तो ए को अगर इधर ले जाएं अपन, तो इसको लिखने का सही तरीका होगा आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको, स्केलर देता है। तो टेक्निकली इस तरीके से लिखना इसको सही होता है, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, जे ए कॉस थीटा, जिसमें कॉस थीटा किस किस के बीच का एंगल है, जे और ए के बीच का एंगल है। सपोज ऐसे समझो आप कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है सपोज इस तरीके से है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। एरिया वेक्टर जो होगा आपका ऐसा होगा, और सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो जे भी इसी तरफ होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो फिर मैं आई इज इक्वल टू जे कॉस थीटा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। बात समझ भाई, ए और जे के बीच का एंगल आपको कितना दे रखा है बेटा, थीटा। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, इस आई को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल जे डॉट डी ए। जे डॉट डी ए अगर मैं करूँगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो भी मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, आई मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ज़रा ध्यान में रखिएगा, है ना। जे डॉट डी ए और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो भी क्या मिल जाएगा मुझे, आई मिल जाएगा।
चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन, पहले बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इफ ए वेक्टर आपको दे दिया, एरिया वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर इन करंट डेंसिटी इज j इज इक्वल टू 4i कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ए दे रखा है और जे दे रखा है और आपसे पूछ रहा है आई। तो क्या फॉर्मूला लगाएं अपन, आई मिल जाए, अपन ने अभी अभी पढ़ा आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो कुल मिला के आपको जे और ए का डॉट प्रोडक्ट लेना था यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना था, यानी 2i प्लस 3j इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट एरिया 4i कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको और थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, आंसर मिल जाएगा अपन को। देखो बच्चों, आई डॉट आई जो होता है ना, आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। इसके अलावा आई डॉट जे करूँ या जे डॉट के करूँ या के डॉट आई करूँ, वो सबका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। ठीक, इतनी बात अपन समझ गए। तो ये 2i डॉट 4i में करूँगा, है ना, ये तो 10⁻³ तो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 2i डॉट 4i करूँगा तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। तो 8 और ये 10⁻³ चल ही रहा था साथ में। यूनिट देखो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब 3j डॉट 4i करूँगा मैं, तो j डॉट आई क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली चीज़ तो आपको 0 बन गई, है ना। अब केवल यूनिट आपको सही करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल लो। अब क्या जानते हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो 8 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। अब आपके सामने क्या बचता है, 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4, तो 3 - 4 माइनस का 1 और यूनिट क्या बची, एम्पियर। यानी आपको बचा 0.8 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन, काफ़ी स्टैंडर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है, आप इसको समझना, है ना, और पूरा फोकस रखना। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। अगर हमारे पास J इज इक्वल टू J0 1 - स्मॉल r बाई कैपिटल R एक रिलेशन दे रखा है, जिसमें J0 तो कांस्टेंट है, J करंट डेंसिटी है, और इसमें इन दोनों का मतलब क्या है, कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ वायर, एक सॉलिड वायर है, और R है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब देखो क्या सिचुएशन है, अपने पास एक वायर है, ऐसे सॉलिड वायर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल R, ऐसे सॉलिड वायर है, इस पे करंट जा रहा है I, और करंट डेंसिटी अभी दे रखी J बराबर J0 1 - R/R। इसमें ये छोटा r क्या है, छोटा r का मतलब हुआ रेडियल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से सेंटर से अलोंग द रेडियस, ये वाली दूरी। जैसे जैसे हम सेंटर से ऊपर जाएंगे तो ये r की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो जब सरफेस पर आ जाएंगे तो ये जो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। यानी इसके सेंटर से ऊपर चलना है अपन को, धीरे 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 धीरे। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज होएगी वैसे वैसे j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज। यानी यहाँ पर जो j है वो कांस्टेंट नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले इस सवाल के माध्यम से समझनी थी। j की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि r बदलेगा जैसे ही मैं सेंटर से ऊपर की ओर जाऊँगा, तो इस r की वैल्यू बदलेगी, कभी 1 सेंटीमीटर होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी। तो जैसे जैसे r की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे j की वैल्यू बदलेगी, और जैसे जैसे j की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे फिर i की वैल्यू भी बदलेगी। यानी इस क्वेश्चन में सीधा सीधा j इज इक्वल टू i इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा या j डॉट ए, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला में नहीं लगा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे j एक वेरिएबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं है। अब
अगर वेरिएबल क्वांटिटी आ जाए जीवन में तो आप समझ जाना कि वो सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से ही हो सकता है और कोई इलाज ही नहीं है इसका। तो क्वेश्चन का नेचर देख के ही आपको इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब तो ये सवाल हो गया इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा और उस एलिमेंट के लिए मुझे डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी छोटा, और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाल फिलहाल ज़्यादा परेशान मत हो, अभी तो ये समझो कि हमें इंटीग्रेशन पे आना पड़ेगा। अब एलिमेंट कैसे लें समझते हैं। देखो इस वायर को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से समझ रहा, थोड़ा सा टाइम लेंगे अपन इस सवाल को समझने में, है ना। अगर इस वायर को मैं यहाँ से देखूँ, ऐसे देखूँ, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, इस वायर को मैं ऐसे देखूँ तो मुझे इसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से। जैसे ये वायर है मेरा, मान लेते हैं अपन, अगर इसको यहाँ से देखें अपन इस तरफ से, तो अपन को ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा इसका, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, सर्कल। ठीक है, तो आप इसे इमेजिन करो, ये जो मार्कर है ये वायर है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो अपना जो व्यू बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, इसका अपन को सर्कुलर एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा वो यहाँ मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो ये आपको एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इस वायर का दिखाई देगा, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, कैपिटल आर। ये बात समझ में आ रही है, ये रेडियस कितनी हो गई, कैपिटल आर, और इस पर करंट ऐसे चल रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, करंट अभी नहीं दिखा रहे हैं अपन, अभी बस आप समझो कि सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन तो मुझे दिखाई पड़ा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके सेंटर से, प्लीज़ पे अटेंशन, इसके सेंटर से कुछ आर दूरी पे जाता हूँ, ऐसे सेंटर से आर दूरी पे गए, स्मॉल आर दूरी पे यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद अपन ने क्या हुआ, एक ऐसे एक पतली सी रिंग कंसीडर करी, आर पे जाके ऐसे एक पतली सी रिंग अपन ने कंसीडर करी। इस रिंग की विड्थ है डी आर, इसकी विड्थ कितनी है, डी आर। यहाँ से आर दूरी पे जाके एक पतली सी रिंग मैंने जो है वो कंसिडर करी, जिसकी विड्थ कितनी है, मोटाई कितनी है इसकी, डी आर। अब इस छोटे से रिंग को मैं यहाँ बना दूँ आपके लिए, ये छोटी सी रिंग मैंने कंसिडर करी है इसे, है ना, ये छोटी सी रिंग कंसिडर करी, इसकी विड्थ है डी आर और रेडियस है आर। इस छोटी सी रिंग से कितना करंट पास कर रहा है, तो इस छोटी सी रिंग से अपन मान लेते हैं कि साहब डी आई करंट पास कर रहा है। तो डी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे डी ए, जे डी ए, ठीक है, जे डॉट डी ए, छोटा सा करंट फ्रॉम स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया हो गया। ठीक है, अब बताओ अगर मेरे पास डी आई अवेलेबल है तो आई कैसे मिलेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, जे डॉट डी ए हो गया ये। ठीक है, अभी हमारे पास डी आई का रिलेशन तो आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं अगर, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, डी आई क्या बन जाएगा, आई, और ये हो गया जे डी ए कॉस थीटा। लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे। तो देखो मुझे ये पूरा क्रॉस सेक्शन कवर करना है इस वायर का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा और धीरे 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 बढ़ते 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 स्मॉल आर की वैल्यू को कितना कर दूंगा, कैपिटल आर जितना, तो मेरी जो लिमिट है वो लग जाएगी जीरो से लगा के कैपिटल आर। अच्छा, जे और डी ए के बीच का एंगल कितना होगा वो तो हमें दिख रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऐसा एरिया है ना। इसी तरफ करंट चल रहा है तो जे भी इधर होगा, और एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल होता है तो वो भी इधर ही होगा, डी ए। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा हो गया 0 डिग्री। तो आई अपने पास कितना हो गया, जे डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, और 0 से लगा के आर। अब मुझे यहाँ पे डी ए की वैल्यू चाहिए, ये डी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए आपको फिर से इस फिगर पर आना पड़ेगा। देखो ये इसकी विड्थ कितनी थी, डी आर, है ना, और रेडियस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, आर है।
अब ये जो शेडेड एरिया है ये कैसे निकालूं? इसको निकालने की एक टेक्निक होती है अपने पास। अपन क्या करते हैं बेटा, इस रिंग को यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर दिया और कट करने के बाद इसको ऐसे खींच के अपन ने ऐसे एक रेक्टेंगल सा बना लिया। देखो समझो, ये जो रिंग थी यहाँ से इसको कट कर दिया और इसको दोनों एंड को पकड़ के ऐसा सीधा कर दिया मैंने, कर दिया। तो ये जो शेडेड एरिया है और ये रिंग का शेडेड एरिया है, दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये डी ए कितना होगा? ये रेक्टेंगल बन चुका है अब। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ किसके बराबर होगी सोचो, ये लेंथ किसके बराबर होगी? इस सर्कल को काट के आप ऐसा कर दोगे तो ये लेंथ हो जाएगी 2πr के बराबर, सरकमफ्रेंस जितनी। और ये विड्थ कितनी हो जाएगी? विड्थ तो अपन ने बोल ही रखा है ना कितनी है, डी आर। तो ये जो डी ए है वो कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2πr इंटू डी आर। ये डी ए हो गया अपना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अपन वापस से इधर आते हैं। तो हमें आई निकालना था, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे और डी ए की जगह मैंने लिखा ये वाली चीज़ 2πr डी आर। लिमिट लग जाएगी बेटा 0 से लगा के कैपिटल आर। ठीक है साहब। अब जे की वैल्यू जो अपन को क्वेश्चन में दे रखी है ये वाली, इस वैल्यू को एज इट इज़ भी यहाँ चिपका दूंगा और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसको लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। देखो जे डी ए आ गया था, डी ए की वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी थी 2πr डी आर। अब जे की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन थी, जे इज इक्वल टू क्या था? जे नोट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये अपना यहाँ तक एक्सप्रेशन रेडी हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस अपन को इंटीग्रेशन आना चाहिए बेटा। इसमें से कांस्टेंट चीज़ें सबसे पहले बाहर ले लेते हैं। तो जे नोट और 2π तो कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते हैं। जे नोट 2π आ गया बाहर, अंदर क्या बचता है? 1 माइनस आर बाय आर, 2π तो बाहर चले ही गया था, इंटू आर डी आर। लिमिट लग गई 0 से लगा के आर तक। और सोल्व करते हैं। जे नोट इंटू 2π, इस आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बच जाएगा आर बाई दस आर स्क्वायर बाय आर डी आर। अब तो इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल सा। तो कर देते हैं, जे बराबर जे डॉट इंटू 2π, ब्रैकेट लगा लेते हैं। आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसकी पावर हो जाएगी 3 आर क्यूब बाई 3 अपॉन 3। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर क्यूब बाई 3। और ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। और लिमिट क्या लग गई अपनी? 0 से लगा के आर। चलिए लिमिट रखते हैं। तो जे डॉट 2π, इस स्मॉल आर की जगह हम यहाँ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये आर स्क्वायर बाय 2 माइनस, फिर यहाँ पे लिख देंगे तो आर क्यूब अपॉन 3r, माइनस 0, आर की जगह 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। एक आर यहाँ से कट जाएगा, तो यह बचा आर स्क्वायर बाय 2। तो आपके पास क्या बचता है फाइनली? जे बराबर जे नॉट 2π, ये बचा अपने पास आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 3। तो जे नॉट 2π, आई बराबर चल रहा है, सॉरी, आई इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ये हो गया जे नॉट 2π आर स्क्वायर बाय 6, है ना। और इसको 2 से कट कर लेते हैं, तो 3, तो आई बराबर हमारे पास निकल के आ रहा है जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 3। ये आपका आंसर है। ठीक, इसमें थोड़ा सा आपको एक तो एलिमेंट लेना आना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए आपको एलिमेंट कैसे लेते हैं, और इंटीग्रेशन आना चाहिए बेटा, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा ही दिया। थोड़ा सा अगर टफ लगे तो एक बार और देखना इस वीडियो को। अच्छा, पाई आर स्क्वायर को एरिया भी तो लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एक फॉर्मेट और हो सकता है, जे बराबर जे नॉट, और यहाँ पे हम लिख देंगे a बाय 3। ये भी आपको आंसर एकदम मस्त है।
ओके बच्चों, फिर से अपन एक टर्म ले रहे हैं यहाँ पे मोबिलिटी। इसको समझ लेते हैं। मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, एंड इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, आपने वायर लिया, वायर पे जैसे ही आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, एक बैटरी लगाई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड चलने लग गया। किस रफ्तार से? वी किस वेलोसिटी से? वी और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था आपको इस तरफ। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। यानी आपने जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। तो म्यू इज इक्वल टू आपको हो गया वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी बाई ई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब वी डी हम जानते हैं क्या होता है। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो कैसे लिखेंगे? ई टाउ बाई एम, यही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे अपन तो मोबिलिटी की तरह हो जाएगा। वी डी की जगह लिख दो ई टाउ बाय एम, और ये वाला ई नीचे आ जाएगा। ये ई से ये ई मरा, ई टाउ बाय एम। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला वी डी बाई ई। फर्दर सोल्व किया तो क्या मिला? ई टाउ बाय एम। ठीक है साहब। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की? तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक प्रकार की वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकेंड, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया होगा। ई इज इक्वल टू वी बाई एल एक रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करने वाले हैं। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो हो जाएगा वोल्ट, है ना, ये वोल्ट। और ये लेंथ है, तो लेंथ या डिस्टेंस, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे मीटर से। तो वी डी तो हो गया मीटर पर सेकंड, और ई के लिए भी क्या लिख रहा हूँ? वोल्ट के लिए वी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे अपन, बाय एम। सोल्व कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड, ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, मीटर पर वोल्ट। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू सेकेंड। ये आपको इसकी ऐसा यूनिट बन गई, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये ऐसा यूनिट बन गई किसकी बेटा? मोबिलिटी की। चलिए अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी। मोबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा इस बात को अपन डिटेल में समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिखाने से मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा समझना। तो जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रॉन था, और ये यहाँ पे जाके ऐसे टकराता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है लाइक सो, और ऐसे टकराते टकराते ये आगे बढ़ता है ना। ठीक है, ये इसकी कहानी। अब मोबिलिटी हमने क्या पढ़ा? वी डी बाई ई। फर्दर सोल्व किया तो क्या निकल के आया? ई टाउ बाय एम। ई तो कांस्टेंट है, 1.6 10⁻⁻19 एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। यानी अगर आप देखें तो मोबिलिटी कहीं ना कहीं टो पे डिपेंड कर रही है। टो माने रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम स्पेंड करता है इलेक्ट्रॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो इस बीच का जो समय था उसको अपन ने क्या बोला था? रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। अब आप सोचो कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन के पास और एनर्जी आ जाएगी, है ना। और एनर्जी अगर आ जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। यानी कैसे समझो, जब ये तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो रिलैक्स होने का टाइम घट जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर ये हाई स्पीड से आया तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कम नहीं होएगा, जल्दी से टकरा जाएगा, है ना। जल्दी टकरा जाएगा, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है आपका वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो यहाँ से यहाँ तक रिलैक्स होने वाला जो टाइम था
वो आपको कम हो गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर डियर स्टूडेंट जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है टो वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और अगर ये डिक्रीज़ कर जाएगा तो मोबिलिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, एंड सिंस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज मोबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज and it uh, starts colliding with the positive ions at a faster rate। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की बात जो है ओम्स लॉ, और फिर उससे आगे अपन बढ़ते चले जाएंगे, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, और उसके बाद फिर अपन टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे रेजिस्टेंस का। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे सफ़र इसको कवर कर रहे हैं। पुराने लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लेना, और सीक्वेंस में ही देखना सारे, तभी आपको ठीक से समझ में आएगी पूरी बात। चलिए बेटा, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।